नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीतिक विज्ञान विषय हेतु लगातार प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। तो उपागम का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है राजनीतिक दार्शनिक उपागम, बी है सांस्थानिक उपागम, सी है व्यवहार परक उपागम और डी है कानूनी उपागम। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परक उपागम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परक उपागम। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति की पारंपरिक उपागमों ने इसकी उपेक्षा की है। तो आपको इसका सही उत्तर देना है, किसकी उपेक्षा की है। ऑप्शन ए सरकार का अध्ययन, ऑप्शन बी संस्थानों का अध्ययन, ऑप्शन सी है संविधान की तुलना और ऑप्शन डी है आनुभविक जांच पड़ताल। तो आपको बताना है तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने किसकी उपेक्षा की है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुभविक जांच पड़ताल की उपेक्षा की है। तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागम की विशेषताओं में सरकार का अध्ययन, संस्थानों का अध्ययन, संविधान की तुलना, प्रधानता स्थिरता, प्रधानता वर्णनात्मक प्रबंध की इत्यादि आती है। लेकिन यहाँ पर ये आनुभविक जांच पड़ताल की अवहेलना करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यह अभिकथन और कारण पर निर्भर प्रश्न है। आपको इसमें अभिकथन दिया है। अभिकथन ए है, स्पॉयल सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीत पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं। कारण आर दिया है, सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉयल समझा जाता है। कोड दिया है, कोड के अनुरूप आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। स्पॉयल सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीत पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं और सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉयल समझा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है। तो आपको बताना है कुल कितने मंत्री हो सकते हैं। परसेंटेज में दिया है। ऑप्शन ए है 10%, बी है 12%, सी है 15% और डी है 16%। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र एवं राज्यों दोनों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निचले सदन के कुल सदस्य की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से क्या संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पी के थुंगन समिति, बी है दिलीप सिंह भूरिया समिति, सी है सादिक अली समिति और डी है डूमरलाल वैथा समिति। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा दिलीप सिंह भूरिया समिति। दिलीप सिंह भूरिया समिति जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित समिति है जिसका गठन 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीस शब्द करिश्मा का उपयोग किया। तो मैक्स वेबर ने करिश्मा का उपयोग क्यों किया है आपको बताना है। इसमें कुछ कारण दिए हैं। पहला, अनुभव द्वारा अर्जित गुण, दूसरा उत्तराधिकार से प्राप्त गुण, तीसरा है आधिदैविक गुण और चौथा है अतिमानवीय गुण। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, उसके अनुरूप उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी में है पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर डी है तीसरा और चौथा। तो दोस्तों, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में तीसरा और चौथा, यानी मैक्स वेबर ने आधिदैविक गुण और अतिमानवीय गुण इनका संकेत देने के लिए करिश्मा शब्द का उपयोग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई। तो कांग्रेस ने किसे अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक कहा था। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918, सी है साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 और डी है सांप्रदायिक पंचाट 1932। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। कांग्रेस द्वारा इसे अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी क्योंकि व्यवहारिक रूप से यह भारतीयों की अपेक्षाओं के अनुरूप
जरा भी नहीं था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथ ही इसमें कुछ बातें और भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, रखिएगा आप। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ इसके साथ ही हुआ था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और अधिक विस्तृत किया गया था। ठीक है, तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बारे में ये दो जानकारी राजनीति विज्ञान विषय के हिसाब से आप याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे। यह अभिकथन तथा कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए दिया है, संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्रवाई के साथ सामंजस्य करना है। और कारण आर दिया है, भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर सही नहीं है। और डी है आर सही है परंतु ए सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोनों कथन एक बार पढ़ लेते हैं। अभिकथन ए है, संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों की पहचान की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्रवाई के साथ सामंजस्य करना है। दूसरा कथन जो कि सत्य है, भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना। तो दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के संबंध में जो कथन गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है, कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, लोक निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा सकता सिवाय संविधान में प्रदान किए गए तरीके से और कानून के अनुरूप। ऑप्शन सी है, संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा भी कर लगाया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है। इसके अलावा बाकी के जो अन्य दो कथन है बिल्कुल सही हैं। लोक निधियों से कोई भी व्यय संविधान में प्रदान किए गए तरीके से और कानून के अनुरूप ही किया जा सकता है। संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन का व्यय करने के लिए बाध्य है। तो ये दोनों कथन सही हैं, पहला कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है कि भारत में कौन सा पहला राज्य है जिसमें सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। भारत में लोकायुक्त संस्था का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ, दूसरा बिहार और तीसरा उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे पहले स्वीडन में 1809 में ओम्बुड्समैन की अवधारणा को अपनाया गया था, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर अधिकारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय के 4 वर्गों में रखा है? आपको इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में गुलिक एवं उर्विक, बी है सेफरिज एवं रसल, डी है डेविड एच रोजनब्लूम और ऑप्शन नंबर डी है पॉल एच एप्पलबी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेफरिज एवं रसल। सेफरिज एवं रसल ने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंध की 4 प्रकार के वर्गों में रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है? तो इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं जिन्होंने सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच में अंतर किए हैं। तो किसने अंतर नहीं किया उसका नाम आपको खोजना है। ऑप्शन ए हेनरी फेयोल, बी हर्बर्ट साइमन, सी पॉल एच एप्पलबी और डी है जॉन गॉस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फेयोल। सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर जो करने वाले विद्वान है उसमें हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एप्पलबी और जॉन गॉस हैं। हेनरी फेयोल ने इसमें अंतर नहीं किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है? तो संगठन का आधार में जो शामिल नहीं होता है उसे बताना है। ऑप्शन ए कार्य, बी बजटन, सी प्रक्रिया और डी सेवार्थ वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजटन। संगठन के आधार के रूप में बजटन शामिल नहीं किया जाता, बल्कि कार्य की प्रक्रिया और सेवार्थी वर्ग संगठन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए दिया है वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है और कारण आर दिया है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है। कोड के अनुरूप आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या, ए और आर दोनों
सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें देख लेते हैं, अभिकथन है वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है, ये सत्य है। और कारण इसमें जो कि व्याख्या कर रहा है ए का, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है। भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसे ऐसा लगता है कि एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापना की और हम प्रवृत्त हो रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार की जो बीच में अड़ंगे होते हैं, व्यापारिक दुविधाएं होती है, उन्हें समाप्त किया जाता है। इसमें न केवल व्यापार बल्कि तकनीकी, सेवा क्षेत्र और लोगों के सीमा पार आवागमन, इन सबको सस्ता कर दिया जाता है, सुगम कर दिया जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे कि एक वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब दो लड़ाकू योद्धा अपने चरित्र और तुलनात्मक सामरिक लाभ के लिए अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, तब इस युद्ध के प्रकार का नाम बताइए। तब इस तरह के युद्ध को क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए असमान युद्ध, बी असम्मित युद्ध, सी नवीन युद्ध और डी है वेस्टफेलियन उत्तरोत्तर युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम्मित युद्ध। असम्मित युद्ध को दोबारा समझ लेते हैं। जब दो लड़ाकू योद्धा अपने चरित्र और तुलनात्मक सामरिक लाभ के लिए अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं, यानी दोनों योद्धा अपने अपने क्षेत्र में भिन्न हैं और उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है। यानी आप जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो दूसरे पक्ष को पसंद नहीं आ रही है और आपकी योग्यता के अनुरूप वो विरोध करने लगता है और युद्ध के लिए उतारू हो जाता है। इस युद्ध को असम्मित युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट पर यूएन तथ्य खोजी मिशन का नाम बताइए। तो जो गाजा में संघर्ष वर्तमान में भी चल रहा है, इससे पहले भी चला था। तो 2009 में जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी उस मिशन का नाम बताइए। ऑप्शन ए है गोल्डिंग रिपोर्ट, ऑप्शन बी है गोल्ड स्टोन रिपोर्ट, ऑप्शन सी है गोल्डमैस सास रिपोर्ट और ऑप्शन डी है गाजा रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड स्टोन रिपोर्ट। गाजा संघर्ष 2009 पर यूएन की तथ्य खोजी मिशन की रिपोर्ट का नाम था गोल्ड स्टोन रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, कोपेनहेगन 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? तो मुद्दे का नाम बताना है। कोपेनहेगन 15 किस लिए हुआ था? ऑप्शन ए है वैश्विक ऊष्मीकरण, बी है जलवायु परिवर्तन और सी है वातावरण, डी है जनसंख्या विस्फोट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन। कोपेनहेगन में COP15 नाम का एक सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो रखा गया था जलवायु परिवर्तन, और यह जो सम्मेलन संपन्न हुआ था ये 2009 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, यह अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए है भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है। कारण आर दिया है भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। कोड दिए हैं, सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी है ए असत्य परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देख लेते हैं इन्हें। अभिकथन ए जो कि सत्य है, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है, सत्य है। और कारण आर यह भी सत्य है, भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 to 99 इन सर्च ऑफ पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए है अहमद रशीद, ऑप्शन बी है आयशा जलाल, ऑप्शन सी है आयशा सिद्दीकी आघा और ऑप्शन डी है स्टीफन कोहेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयशा सिद्दीकी आघा। इनकी किताब का नाम पुनः पढ़ लेते हैं, पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 to 1999 इन सर्च ऑफ पॉलिसी। अगला प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के
उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है लीकॉक, ऑप्शन बी है गार्नर, सी है प्लामेनार्ड्स, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है बर्लिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लामेनार्ड्स। प्लामेनार्ड ने राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? तो माओ की उक्तियों में से कौन शामिल नहीं है बताना है। पहला है, युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। ऑप्शन बी है, राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है। ऑप्शन सी है, पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है, आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं संप्रदायों को प्रतिस्पर्धा करने दें। तो इसमें से कौन सा माओ का कथन नहीं है, उक्तियां नहीं है बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है। यह इनका नहीं है। इसके अतिरिक्त समस्त कथन जो दिए हैं, युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं, ये माओ ने कहा था। पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए, यह भी माओ ने कहा था। इसके अतिरिक्त आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दे और सैकड़ों विचारधाराओं संप्रदायों को प्रतिस्पर्धा करने दे, यह उक्ति भी माओ की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द ह्यूमन साइकिल के लेखक कौन है? बुक का नाम है द ह्यूमन साइकिल, इसके लेखक बताना है। ऑप्शन ए है एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, सी है अरविंद और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। अरविंद घोष की प्रमुख रचनाओं में द ह्यूमन साइकिल शामिल है। इसके अलावा द लाइफ डिवाइन भी उन्होंने लिखी थी, ऐसे जॉन गीता भी आप जानते हैं, और सावित्री नाम की किताब भी उन्होंने लिखी थी। एक किताब और है द सिंथेसिस ऑफ योग, यह भी अरविंद घोष की किताब में शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है, यह किसने कहा है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है विवेकानंद, सी है एम.एन. रॉय और डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने प्राचीन मानववाद धर्म की प्रधानता को स्वीकार नहीं की थी। उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह संसार को आज के बजाय अधिक श्रेष्ठ और सुंदर बना देता है। तो इसी वजह से उन्होंने ईश्वर के बारे में कहा था, एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है और फिर वो भक्त बन जाता है और उसके अनुरूप कार्य करने लगता है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब का भी नाम याद रखें, न्यू ह्यूमन अ मैनिफेस्टो, जो कि 1947 में आई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। मूल के श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मूल के श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है। ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी बेंथम। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। लॉक जो है मूल के श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लॉक के अनुसार व्यक्ति का श्रम उसकी योग्यता एक संपत्ति की तरह है, यह इसे बेच सकता है तथा दूसरा आदमी इसे खरीद सकता है। श्रम को खरीदने वाला श्रम को बेचने वाले के श्रम के न्यायसंगत मालिक बन जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रखें, टू ट्रीटिस ऑफ सिविल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न देखेंगे। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? तो मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है बताना है। पहला है डिस्कोर्सेस, ऑप्शन बी है द गोल्डन एज, सी है द आर्ट ऑफ वार और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मैकियावेली के लेख जो है वो डिस्कोर्सेस भी है, इसके अलावा द गोल्डन एज भी उन्होंने लिखी है और द आर्ट ऑफ वार भी उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लेटो ने अंततः वास्तविकता की प्रकृति को अपना सिद्धांत विकसित किया, प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो आपको बताना है उस किताब के बारे में जिसमें प्लेटो ने अंततः वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और इस किताब के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। ऑप्शन दिए हैं द रिपब्लिक, ऑप्शन बी है द पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी है द लॉज और ऑप्शन डी है द टिमाओस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द टिमाओस। प्लेटो ने द टिमाओस में वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। यह अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए दिया है, रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है और कारण आर दिया है, कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटे वृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना दिया जाता है। इसमें कोड दिया है, ऑप्शन ए है, ए और आर
क्या है? ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुरूप ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसे देख लेते हैं। रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन के बाद में कारण दिया है आर, कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटे बृहत्तम उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किस क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है? तो राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स के सिद्धांत के विषय में बात करना है कि किस क्रांतिकारी परंपरा से उन्होंने अपना सिद्धांत लिया था। ऑप्शन ए है जर्मन क्लासिकी दर्शन, बी है ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सी है फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा, डी है स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में गलत क्या है? गलत है तो वो क्या गलत है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट सत्र में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। ऑप्शन बी है कारीगरों को आर्थिक सहायता देना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के लाभार्थी को 15,000 रुपये का टूल किट मिलेगा। लाभार्थी को स्किल ट्रेनिंग के साथ 1,500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी मिलेगा। ऑप्शन सी है इससे कारीगरों के पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा मिलेगा। यह कारीगरों तक प्रोडक्ट्स और सर्विस को सही से पहुंचाने में मदद करेगी। और ऑप्शन डी है इस योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। तो इस योजना के बारे में क्या गलत है आपको खोजना था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। इसमें दिया है लाभार्थी को ट्रेनिंग के साथ 1,500 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। तो 1,500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड नहीं होगा, ये 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें दिया है आप पॉज करके पढ़ें, ये सारे के सारे कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023 क्या है? तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023 के बारे में बताया है और इसमें क्या है कि जगह इसमें क्या गलत है होना चाहिए था, तो आपको गलत कथन इसमें भी खोजना है। ऑप्शन ए दिया है महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। ऑप्शन बी है इस योजना में कोई भी भारतीय महिला या लड़की का अपना डाकघरों में अकाउंट खोलकर 100 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपए पर सालाना के हिसाब से 3.5% का निश्चित ब्याज प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन सी है यह योजना इस अधिसूचना से जारी होने की तिथि से 2 वर्षों तक लागू रहेगी। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2023 से हुई जो 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी। ऑप्शन डी है इसका उद्देश्य है लड़कियों सहित महिलाओं में निवेश प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। तो दोस्तों इसके गलत कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत कथन है। महिला बाकी के अन्य सारे के सारे कथन सही है। पहले सही कथन देख लेते हैं फिर गलत कथन देखेंगे। सही कथन है महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। इसके अतिरिक्त यह योजना अधिसूचना जारी होने के बाद में 2 वर्षों तक लागू रहेगी, यानी इसे 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ किया है और 31 मार्च 2025 को यह योजना खत्म हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है लड़कियों और महिलाओं में निवेश की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ाना। गलत कथन में जो है वो ऑप्शन बी था। इस योजना में कोई भी भारतीय महिला या लड़की का अपना डाकघरों में अकाउंट खोलकर 100 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपए तक इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इसमें 100 रुपये नहीं है, इसमें आएगा 1,000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। और 2 लाख तक के निवेश जब हो जाएगा उसमें 3.5% का निश्चित ब्याज नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा 7.5% तक का निश्चित ब्याज। तो आप यहाँ 100 की जगह 1,000 रुपये से निवेश प्रारंभ होगा और 2 लाख अधिकतम तक जाएगा और इसमें जो अधिकतम ब्याज मिलेगा 7.5% के निश्चित ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिए और लगातार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।